हम जानेंगे बीएफ स्किनर के बारे में। बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, जिनको हम लोग बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। बीएफ स्किनर जो है ये सिद्धांत जो है दिए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा जोर जो है पुनर्बलन पर दिया था, यानी री इन्फोर्समेंट पर इन्होंने ज़्यादा बल दिया था, ध्यान रखना है। और इनके सिद्धांत को हम लोग आरएस थ्योरी भी बोलते हैं, जहां आर का मतलब है री इन्फोर्समेंट और एस का मतलब है स्टिमुलस। चलिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के है, ये अमेरिका के हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, उसके प्रोफेसर है, और ये इनका नाम है बीएफ स्किनर। ठीक है, इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन को और किस नाम से जानते हैं? देखिए, सबसे पहला है आरएस थ्योरी, इसको बोलते हैं आरएस थ्योरी बोलते हैं, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत बोलते हैं, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत बोलते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत बोलते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत बोलते हैं। ये इन सभी नामों से हम लोग इस सिद्धांत को जानते हैं। तो ये बीएफ स्किनर साहब है, जो अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हैं। ज़्यादातर इन्होंने अपना समय जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही बिताया है। इनके अनुसार, यानी बीएफ स्किनर के अनुसार, सबसे अधिक अनुक्रिया को हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्स। ठीक है, इन्होंने सबसे अधिक जो है अनुक्रिया पर जोर दिया है। इन्होंने सबसे अधिक किस पर जोर दिया है? रिस्पॉन्स पर जोर दिया है, अनुक्रिया पर जोर दिया है। इसीलिए इन्हें क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी इनके सिद्धांत को कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर ने 1938 में दिया था। सिद्धांत का कब प्रतिपादन हुआ था? 1938 में दिया गया था। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक, देखिए थॉर्नडाइक जो दिए थे, उनके ही प्रभाव में आकर ये सिद्धांत दिए थे, उन्हीं के नियम के आधारित सिद्धांत है। इस सिद्धांत को कार्यात्मक प्रतिबद्धता, साधक अनुबंधन एवं नैमित्तिकवाद के नाम से भी जाना जाता है। नैमित्तिकवाद भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, नैमित्तिकवाद ये भी जान जाइए। ठीक है, तथा साधक अनुबंधन भी इसको कहते हैं। ठीक है, इस नाम से इनको जाना जाता है। तभी हमने जाना बीएफ स्किनर के बारे में, जिन्होंने सिद्धांत दिया था 1938 में। अगला हमारा है इनके कुछ पुस्तकें। इनके पुस्तकें जो सबसे फेमस हुआ, द टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। देखो, द टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग जो है, इसमें जो है माइक्रो टीचिंग शब्द का इस्तेमाल हुआ। माइक्रो टीचिंग शब्द जो है और प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को बोलते हैं अभिक्रमित अनुदेशन। इस शब्द जो है इसी पुस्तक में मिलता है। अर्थात माइक्रो टीचिंग और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का शब्द जो है पढ़ाई में ये दिए थे, बीएफ स्किनर साहब ने ही इसको दिए थे। तो माइक्रो टीचिंग शब्द कौन दिए थे और प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन शब्द कौन दिए थे, मतलब किसने अपने थ्योरी में ज्यादातर इस्तेमाल किया, उनका तब का आंसर हो जाएगा बीएफ स्किनर। अगला बात करें, इस सिद्धांत के अंतर्गत बीएफ स्किनर ने सीखने की व्याख्या को दो रूप में कही है। पहला कहा प्रतिक्रियात्मक और क्रिया प्रसूत व्यवहार। इन्होंने कहा प्रतिक्रियात्मक, ठीक है, यानी री इन्फोर्समेंट। ठीक है, तो प्रतिक्रियात्मक क्या होता है? तो प्रतिक्रियात्मक व्यवहार वह है जो किसी उद्दीपक के नियंत्रण में होता है, जो किसी उद्दीपक के नियंत्रण में होता है। जबकि क्रिया प्रसूत व्यवहार वह है जो प्राणी के इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे में हम किसी कोई भी काम को हम करते हैं, जैसे में हमको चोट लगती है, हम किसी दीवार को मारते हैं तो हमको एक चोट लगता है। तो ये क्या है? ये जो होता है, ये क्या हो रहा है? किसी के उद्दीपक हम मारे हैं तब हमको चोट लगा है, तो ये नियंत्रण किसके उद्दीपक के नियंत्रण में है। लेकिन जब क्रिया प्रसूत होता है, ये क्रिया जो होता है, ये व्यवहार जो होता है, प्राणी की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इच्छा है तो करेगा, इच्छा नहीं है तो नहीं करेगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्रिया प्रसूत व्यवहार। आगे है, बीएफ स्किनर ने एक प्रयोग किया था, हालांकि इन्होंने दो प्रयोग किया था। एक प्रयोग किया था कबूतर पर और एक प्रयोग किया था चूहा पर। तो इनका चूहा वाला प्रयोग जो है ज्यादा फेमस है। तो आज हम जानेंगे बीएफ स्किनर ने जो चूहा पर प्रयोग किया था उसके बारे में। इन्होंने एक बॉक्स लिया। देखिए, इस बॉक्स को जब ये मर गए तो इनके बॉक्स को बीएफ स्किनर नाम दे दिया गया। उस समय में इन्होंने एक बॉक्स लिया जिसमें एक चूहा बंद कर दिया। बॉक्स में क्या किया? एक चूहा बंद कर दिया और उसमें लीवर लगा था। उसमें एक छिद्र था, जब लीवर दबता तब खाना आता। यहाँ एक लीवर लग गया था और जब ये लीवर दबता तो खाना वहां से आ जाता था। ठीक है, तो छिद्र था और जब ये वो दबता तो खाना आने का ऐसा सेटिंग लगाया गया था। तो चूहा फिर वैसा ही उधर उधर घुमा, प्रयास किया खाना के लिए, दौड़ा कूदा। जब वो लीवर दबा गलती से तो क्या आ गया? उसके लिए खाना आ गया। छिद्र से क्या हो गया? खाना आ गया। और
चूहा को ऐसा 2-3 बार प्रक्रिया किया, करते करते चूहा सीख गया कि अच्छा इस दबाने से क्या होता है कि खाना आता है। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस क्रिया को दोहराने लगा, फिर दोबारा आ गया, जितना बार किया वो करता गया। ठीक है, तो इसी क्रिया को इन्होंने क्या कहा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहा। इन्होंने कहा क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जब कार्य करते हैं तब उसके लिए कुछ आता है, उसी को बोलते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन, यानी कार्य करके कुछ आता है, कुछ जानता है, उसी को बोलते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि अनुक्रिया रिस्पॉन्स होती है, बाद में उद्दीपन होता है। मतलब पहले रिस्पॉन्स लोग करता है तब ना खाना मिला, तो रिस्पॉन्स क्या हो गया, रिस्पॉन्स हो गया कि उस पर लीवर को दबाना, और खाना क्या हुआ, बाद में मिला। तो उद्दीपन, खाना का उद्दीपन क्या चीज है, उद्दीपन तो वहां भोजन है। तो इसमें यही है, इसलिए इसको बोला जाता है RS थ्योरी। पहले हम लोग पढ़े थे SR थ्योरी। तो ये इसमें इन्होंने उल्टा कहा उनके, तो ये रिस्पॉन्स थ्योरी हो गया, यानी रिस्पॉन्स पहले करता है और तब स्टिमुलस बाद में होता है। जैसे पुनर्बलन मिलता है, वैसे वैसे ही अनुक्रिया करने तक लक्ष्य में तीव्रता आती है। इन्होंने कहा कि जैसे में किसी भी आदमी को जैसे जैसे पुनर्बलन मिलता है, वैसे वैसे ही वह अनुक्रिया करने के लक्ष्य तक पहुंचता है। ठीक है, और उस लक्ष्य को पहुंचने में तीव्रता आती है। सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन का विशेष महत्व है। तो किसी चीज को जब सीखेंगे तो थोड़ा और आएगा, फिर सीखेंगे तो फिर आएगा। तो रीइंफोर्समेंट को इन्होंने बल दिया, कहा कि सीखने के कार्यक्रम में रीइंफोर्समेंट बहुत जरूरी है। तो ये रहा हमारे BF स्किनर का चूहा पर प्रयोग, सिंपल था इनका। अगला प्रयोग इन्होंने किया कबूतर पर। कबूतर में क्या किया, स्किनर ने अपने प्रयोग में भूखे कबूतर को स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया। नाम तो इनका बॉक्स था, या स्किनर बॉक्स कर दीजिए। बॉक्स में कबूतर शांत बैठा होता है। कुछ समय बाद बॉक्स में प्रकाश किया, मतलब रोशनी दिया गया। प्रकाश होते ही कबूतर ने जगह जगह चोंच मारना प्रारंभ कर दिया। इस प्रयोग में स्किनर का लक्ष्य रखा कि कबूतर दाहिनी ओर घूमकर एक पूरा चक्कर लगाकर एक निश्चित स्थान पर चोंच मारना सीख जाए। इन्होंने चोंच मारना सीख जाए ये फिक्स किया कि ऐसा, उन्होंने सोचा कि ऐसा कबूतर करे, इसलिए उन्हें उसमें है लाइट दिया, 2 लाइट दिया, ग्रीन रेड 2 लाइट वहां से आई उसमें से, उधर से। जब कबूतर ने स्वयं दाहिनी ओर घूमकर चोंच मारी तो उससे अनाज का दाना प्राप्त हुआ। जब दाहिनी ओर घूम कर चोंच मारी तो उससे क्या हुआ, अनाज का दाना प्राप्त हुआ। इस दाने के द्वारा कबूतर का पुनर्बलन प्राप्त होता है, मतलब उसके अंदर एक और बल जगता है, कि आशा जगती है कि चलो हम फिर से ट्राई करते हैं, कुछ और मिलेगा। तो बार बार प्रयत्न करने पर वह सही स्थान पर चोंच मारना सीख गया। ठीक है, क्रिया प्रसूत व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए स्किनर ने चूहे तथा कबूतर पर अपने प्रयोग किए थे। इस प्रयोग के पश्चात स्किनर ने स्पष्ट किया कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि जब प्राणी की समझ कोई उद्दीपक प्रस्तुत हो तभी वह प्राणी अनुक्रिया करता है। अब इनके कहने का मतलब ये था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी प्राणी या मनुष्य या जीव के सामने स्टिमुलस हो तभी वो प्रतिक्रिया करता है, ऐसा जरूरी नहीं है। प्रतिक्रिया भी पहले करता है, बाद में उसको फल मिलता है, तो वो अलग बात है। तो इन्होंने उल्टा कहा। ठीक है, तो इन्होंने प्रतिक्रिया पर या अनुक्रिया पर ज्यादा जोर दिया। ठीक है, वातावरण में कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जो हमेशा क्रियाशील रहते हैं और उनकी क्रियाशीलता के फलस्वरूप उन्हें परिणामों या उद्दीपकों की प्राप्ति होती है। तो इस स्किनर के प्रयोजन से हमेशा सक्रिय या क्रियाशीलता रहते हैं। मतलब इस स्किनर के प्रयोजन में ये कहा गया है कि जो मनुष्य है या जीव है हमेशा क्रियाशील या सक्रिय रहते हैं। इसी का सिद्धांत है कि क्रियाशीलता का सिद्धांत, इसलिए इनको क्रियाशीलता का सिद्धांत कहा जाता है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को RS थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, स्किनर ने सीखने के क्षेत्र में पुनर्बलन को विशेष महत्व दिया है और इस स्किनर ने पुनर्बलन को सीखने का राजमार्ग कहा है। स्किनर का यह सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशन पर आधारित है। तो ये हमारा था स्किनर का कबूतर पर प्रयोग। ठीक है, अब है पुनर्बलन। देखिए, पुनर्बलन तो हम बता ही दिए थे, रीइंफोर्समेंट, यानी जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती है उसे हम लोग पुनर्बलन कहते हैं। जैसे मैं किसी बच्चा को हम पानी ला दिया और कुछ एक चॉकलेट दे दिए, तो आप दोबारा बार बोलेंगे पानी लाने के लिए तो तुरंत ला के दे देगा, क्योंकि उसको पुनर्बलन मिल गया हुआ है।
ठीक है। जैसे पेपर पास करने पर पेरेंट द्वारा साइकिल या मोबाइल देना, तो उसको पुनर्वलन हो गया कि अगर 10th में हमने पेपर पास किया है, अगर 12th में भी पास कर जाएंगे, अच्छा कर जाएंगे, तो हमको और भी चीज मिलेगा। तो क्या हो गया, बच्चा को ये पुनर्वलन मिल गया। हालांकि पुनर्वलन का सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया था, पुनर्वलन शब्द पर जोर दिया था। तब बात आती है पुनर्वलन सिद्धांत का जनक कौन है, तो क्लार्क एल है, ठीक है, एल हल है या सी एल हल इसको कहते हैं, आप सी एल हल समझिए। क्लार्क एल हल है या सी एल हल ने दिया था पुनर्वलन का सिद्धांत। पुनर्वलन का सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया था, इन्होंने पुनर्वलन शब्द का इस्तेमाल ज्यादातर किया था, ठीक है। आप जानते हैं पुनर्वलन कितने प्रकार के होते हैं, तो पुनर्वलन 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक पुनर्वलन और नकारात्मक, ठीक है। सकारात्मक मतलब हो गया जैसे भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा, ये सब क्या है, सकारात्मक है। और नकारात्मक क्या है, दंड देना, मना करना, डांटना, ये है नकारात्मक। आप किसी बच्चों को डांट दीजिए किसी काम करने के लिए, तो क्या करेगा, उस काम को कम करना शुरू कर देगा, मतलब नहीं करेगा या कम कर देगा। तो क्या हो गया, यहाँ नेगेटिव रिइंफोर्समेंट हो गया, मतलब जो काम कर रहा था वो अब कम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा या कुछ भी कर दिए बच्चा को, तो एक बार प्रशंसा कर दिए तो काम को और करेगा, ठीक होता है। 2 प्रकार का पुनर्वलन, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। यदि किसी व्यक्ति को सकारात्मक पुनर्वलन दिया जाता है तो वह कार्य को दोहराता है, अगर नकारात्मक दिया जाता है तो वह कार्य को नहीं दोहराता है, ठीक है। और पुनर्वलन की अनुसूची की बात करें तो यह 2 प्रकार की होती है। दूसरा है, एक पहला है सतत पुनर्वलन अनुसूची और दूसरा है आंशिक पुनर्वलन अनुसूची। इसमें जब क्रिया होती है तो पुनर्वलन दिया जाता है। जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चों को तारीफ करना, प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चों को इनाम देना, तो क्या होगा ना, ये सतत पुनर्वलन है। हालांकि इसके कुछ खामियां भी है। इसकी खामियां क्या है कि अगर हर एक क्वेश्चन आप बच्चा बनाता है उसको इनाम दीजिएगा तो धीरे धीरे उसको आदत हो जाएगा, उसको इनाम को क्या समझ लेगा, इनाम को मतलब अपने सवाल बनाने को इनाम से जोड़ लेगा, इसलिए कभी कभी देना चाहिए, ठीक है। आंशिक पुनर्वलन क्या होता है, ठीक है, आंशिक पुनर्वलन क्या है, इस क्रिया तो होता है, मतलब क्रिया तो करता है, लेकिन सभी पर हमको शाबाशी या सभी पर इनाम न देकर कुछ सवाल पर हम इनाम देते हैं या तारीफ करते हैं, उसी को बोलते हैं आंशिक पुनर्वलन। तो सतत मतलब होता है कि हर एक काम पर उसको इनाम मिलता रहे, और आंशिक का मतलब होता है कि कुछ काम पर उसको इनाम मिले। तो मेरे ख्याल से बच्चों के लिए आंशिक पुनर्वलन ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मेरा मन होता है कि और बनाए, एक वीडियो और बनाए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।